हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज जो अपना स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स का। ये क्लास नंबर आपकी 1 होगी, आज की क्लास नंबर 1, ठीक है। और इस क्लास में हम लोग जो देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, मैं कोशिश करूँगा आपको कि आपको मीनिंग बताया जाए और एक आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाए, और इस लेक्चर में हम कुछ फीचर्स भी देखेंगे। तो ये 3 चीज़ें हम देख लें तो काफ़ी कुछ हद तक हम इस चैप्टर के बारे में समझ जाएंगे। पार्टनरशिप अकाउंट सीबीएसई 12th की हम बात ही कर रहे हैं। तो क्लास 1 में क्या क्या देखना है, हमें मीनिंग देखना है। मीनिंग किस चीज़ का देखना है, हमें पार्टनरशिप का। अब मैं अगर इस वर्ड की बात करूं, किस वर्ड की सर, ये पार्टनरशिप जो है आपका, ये जो पार्टनरशिप है आपकी, इस वर्ड की अगर हम बात करें आपसे, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो दी हुई है हमें according to Partnership Act, according to Partnership Act 1932 के अकॉर्डिंग हमें इसमें डेफिनेशन देखनी है। और ये ध्यान रखना कि इसका सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कह लो या पार्टनरशिप एक्ट 1932 कह लो। तो सेक्शन 4 कहता है कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है बिटवीन द पर्सन जो कि सहमत हुए हों। किस चीज़ के लिए? प्रॉफिट को बांटने के लिए। प्रॉफिट किस चीज़ का? प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। और इसी तरीके से जो है डेफिनेशन है, अगर मैं आपको लिख कर समझाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से आएगी ये डेफिनेशन। देखेंगे ज़रा ध्यान से। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन between the person who have agreed to share profit of a business that is carried on by all or any one of them acting for all। इसे यहाँ ले लेते हैं क्योंकि अपने आप में इसके भी एक मायने हैं बेटा, एक्टिंग फॉर ऑल। अब देखने में तो ये इजी सी और सिर्फ 2 लाइन की आपको डेफिनेशन लग रही है, लेकिन इसमें से की पॉइंट्स आपके काफ़ी सारे निकलेंगे। ध्यान से देखो, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन। अब इन्होंने एक चीज़ बताई है यहाँ पे कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है। किसके बीच में रिलेशन है? पर्सन्स के बीच में। लेकिन पर्सन के रिलेशन है, पर्सन का मतलब क्या है यहाँ पर? अगर मैं उसी चीज़ को आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये साइन है बेटा बस यहाँ पर कि आपको पर्सन के बारे में बताया जा रहा है कि पर्सन जो है ना, ऐसा होना चाहिए कि ना तो वो माइनर हो, मतलब 18 साल से उसकी उम्र ज़्यादा हो, डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ ना हो, वो मतलब ये है कि उसका चरित्र या आप उसका कैरेक्टर ठीक ठाक हो, कभी उसने लड़ाई झगड़ा कोई ना करा हो। और तीसरा पॉइंट है इसमें कि वो जो है अनसाउंड माइंड पर्सन नहीं होना चाहिए। हालांकि ये 3 पॉइंट हम अभी कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे, तो हमें ध्यान रखना है कि इन 3 पॉइंट से अलग जो भी पर्सन है वो पार्टनर बनने के लिए एलिजिबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन, यहाँ तक बात क्लियर है, हु हैव एग्रीड, जो सहमत हुए हों। एग्रीड का मतलब है सहमत हुए हों। टू शेयर मतलब हिस्सा करना। मैंने कहा कि ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा टोटल प्रॉफिट है, लेकिन जो पार्टनर है वो है ABC, 3 बंदे हैं, तो उसमें से ये जो हिस्सा होगा कुछ इस तरीके से होगा। हम ये कह सकते हैं कि इस प्रॉफिट के सारे हिस्से 3 करे जाएंगे, A का, B का और फिर C का। तो जो भी प्रॉफिट आपका होता है उसको आपको शेयर करना पड़ेगा। अब शेयर किसको करना पड़ेगा? प्रॉफिट को। लेकिन प्रॉफिट किसका? किसी बिजनेस का, प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। अब प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लेंगे उसे हम चीज को इस वाले स्टार वाले साइन से कि बिजनेस जो है ना वो लॉफुल होना चाहिए, वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। और एक पॉइंट इसमें और भी है, एंड नॉट, इसमें जो सिचुएशन है वो ये है
एंड नॉट एन एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ वगैरह आप ना चला रहे हो, प्रॉफिट के मोटिव से ही आपने वो बिजनेस चला रखा हो, ऐसा बिजनेस होना चाहिए। डेट इज कैरिड ऑन, कैरिड ऑन का मतलब होता है चलाना, किसी भी बिजनेस को रन करना, बाय ऑल सभी के द्वारा चलाया जा रहा हो, या उनमें से कोई एक, उनमें से कोई एक का मतलब है ए बी सी तीन पार्टनर तो हैं, लेकिन ज्यादातर जो वर्क है वो कौन संभालता है, ए संभालता है, उसके लिए बोल रहे हैं वो कि या तो सभी के द्वारा वो बिजनेस चलाया जा रहा हो या उनमें से कोई एक उसकी देखरेख ज्यादा करता हो, लेकिन वो जिम्मेदार जो होंगे वो सब होंगे। अब ये वाला पॉइंट अगर ना समझ में आया हो तो उसके लिए छोटा सा पॉइंट समझो कि जैसा मैंने बताया पार्टनरशिप फर्म है ए बी सी, कम से कम 2 बंदे होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए, आपको पता ही है, मैंने यहाँ पर 3 का एग्जांपल लिया हुआ है, बेटर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ ए बी सी में से ए ने जो है कोई काम कर दिया, ए ने कोई काम करा ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, ए ने जो वर्क करा है या एक्ट करा है वो किसके बिहाफ पर करा है, फर्म के बिहाफ पर, लेकिन उस एक्ट की वजह से फर्म को कोई लॉस हो जाता है, क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब इस लॉस को बी और सी जो हैं वो लेने से मना करते हैं कि भाई ये काम तो ए ने करा था, उसकी अपनी समझदारी थी, तो हम इसमें भागीदारी नहीं बनेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ए ने काम करा हो, चाहे तीनों ने काम करा हो, बी ने करा हो या किसी एक ने भी करा हो, जिम्मेदार जो होंगे उस काम के लिए वो सबके सब होंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात। तो अब देखते हैं इस डेफिनेशन का मतलब, एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करी है मैंने आपको यहाँ पर कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन, एक ऐसा संबंध है जो व्यक्तियों के बीच में है, लेकिन व्यक्तियों में 3 पॉइंट हैं वो नहीं होने चाहिए। हु हैव एग्री टू शेयर, जो सहमत हुए हैं बांटने के लिए, प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, किसी बिजनेस का प्रॉफिट, एंड दैट इज कैरिड ऑन, जो कि चलाया जा रहा हो बाय ऑल सभी के द्वारा, और एनी वन ऑफ देम, किसी एक के द्वारा, लेकिन वो एक्टिंग जो होगी वो रेस्पॉन्सिबल जो होंगे वो सभी होंगे। इस एक्टिंग का मतलब है रेस्पॉन्सिबल से। ठीक है, अब आगे हमें जो बात करनी है इसमें वो है आपकी फीचर्स की। मैंने आपसे बताया था कि मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में हम बातचीत करेंगे, उसके बाद में हमें इसी क्लास में भी क्या कवर करना है, फीचर्स भी हमें इसमें कवर करने हैं। तो फीचर या मैं कह सकता हूँ उन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब फीचर्स में क्या मतलब है, आखिर ये फीचर होता क्या है, आपने 11th में काफ़ी खूब पढ़ा है, वैसे बीएसटी वगैरह में अकाउंट्स में आपने जैसे पढ़ी होगी, तो पता ही है आपको कि जैसे हम कोई भी नया चीज़ सीखते हैं या कोई भी हमें नई चीज़ मिलती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसकी विशेषताओं के बारे में पता लगे कि ऐसा क्या है इसमें कि हम इसे पढ़ रहे हैं, या कुछ ये क्या अलग है, तो उसे अलग को देखने की कोशिश करेंगे कि उसमें विशेषताएं क्या हैं। फीचर्स का मतलब विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक आप उसे बोल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें जो आएगा आपका वो पॉइंट नंबर 1 है आपका कि 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन्स। अब पहली जो फीचर में इन्होंने पॉइंट लिखा हुआ है, टीएस ग्रेवाल, आप अगर हो आपके पास तो आप देख सकते हो, या और भी कोई बुक है तो आपको ये फीचर मिल जाएगा। 2 और मोर पर्सन्स का यहाँ पर मतलब होता है कि कम से कम 2 व्यक्ति तो होने ही चाहिए, ये बात मैंने आपको बताई थी, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। और पर्सन डज नॉट इंक्लूड, ध्यान रखना, पर्सन डज नॉट इंक्लूड, बट डज नॉट इंक्लूड, किसे इंक्लूड नहीं करता, वो इन 3 पॉइंटों को वह इंक्लूड नहीं करता। पहला पॉइंट इसमें है माइनर का, कि जो अगर कोई बंदा माइनर हो, मतलब 18 उसकी एज नहीं है, अभी वो बच्चा है, माना जाता है हमारे यहाँ पे इंडिया में कि अभी आप क्या हो, नाबालिग हो, तो नाबालिग को आपको पता ही है कि नाबालिग की कोई सज़ा वगैरह भी नहीं होती। तो माइनर जो है बेटा, अगर वो 16 साल या 17 साल की अभी तक एज में है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है 18 का, तो वो माइनर माना जाएगा, और माइनर को हम एज अ पार्टनर नहीं ले सकते। हालांकि इसके ऊपर एक एक्सेप्शन है, वो मैं भी बाद में बताऊंगा क्या एक्सेप्शन है, इसे हम रोक के चलेंगे अभी पॉइंट को। माइनर के बाद में दूसरा है अनसाउंड माइंड पर्सन, अनसाउंड माइंड पर्सन। अनसाउंड माइंड पर्सन का मतलब जो व्यक्ति पागल हो, सीधी सी बात है, उसकी जो साउंडिंग है, मतलब ये कि उसकी जो सुनने की समझने की शक्ति है वो और नॉर्मल पीपल की तरह ना हो। एक मूवी का एग्जांपल सीधा सा गजनी आपने देखी होगी, बहुत पुरानी मूवी है, जिसमें आमिर खान को वो 10 मिनट वाला होता था कुछ, कि वो 10 मिनट में अपनी याददाश्त आ रही है, 10 मिनट में जा रही है, ऐसे कुछ करके अगर कोई ऐसा बंदा भी है तो वो भी पार्टनर नहीं बनाया जा सकता किसी भी फॉर्म में। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर हमने अनसाउंड माइंड पर्सन की बात करी। और नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें एक पॉइंट आपका डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, डिस्क्वालिफाइड
बाय एनी लो। अब इसका क्या मतलब है यहाँ पर कि डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लो नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, आप छोटे से एग्जांपल से समझो। आपने बेसिकली स्कूल में हो आप लोग, तो देखा होगा कि लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। लड़ाई झगड़े कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें होता है, नेचर ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग। बट होता क्या है कि हमारे बड़ों ने या जो हमारे फ्रेंड सर्कल में कुछ समझदार लोग होते हैं, वही कहते हैं भाई लड़ाई तो कर ले, लेकिन थाने में या पुलिस स्टेशन में नाम नहीं जाना चाहिए। अब नाम ना जाना चाहिए, उससे क्या मतलब है कि इज्जत खराब हो जाएगी? नहीं भाई, इज्जत की वजह से नहीं। अगर एक बार ब्लैक लिस्ट में आपका नाम चला गया है, तो फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने में या कुछ सोसाइटीज के जो कुछ वेलफेयर वाले काम होते हैं, उसमें आपको बड़ी मतलब तौहीन सी महसूस करी जाएगी और उसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। इवन अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है या कोई ऐसी कंपनी कि वो आपका अगर बैकग्राउंड चेक करना चाहे, तो उस केस में आपको वो अपने यहाँ पर एडमिट नहीं करती, उसे बोला जाता है डिस्क्वालीफाइड। अब डिस्क्वालीफाइड का मतलब कि लॉ की नज़रों में, किसी कानून की नज़रों में आप क्या हैं? डिस्क्वालीफाइड हैं, सीधी सी बात। तो इन तीनों को छोड़कर मैं क्या कहूँगा कि इन तीनों को छोड़कर पर्सन जो है कोई भी कहाँ आ सकता है? पार्टनरशिप में आ सकता है एज अ पार्टनर। लेकिन मिनिमम कितने होने चाहिए? 2। मैक्सिमम कितने होने चाहिए वो हम देखेंगे। उसके लिए हमारा ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 कुछ नहीं कहता, ये साइलेंट है उस पॉइंट पर, तो हम उसे देखेंगे आगे कि वो हमें कैसे करना है। सेकंड पॉइंट, फीचर्स में अगर मैं बात करूं फीचर्स की, तो सेकंड पॉइंट में ले आओ आप एग्रीमेंट को। एग्रीमेंट क्या होता है जी? देखो बेटा, एग्रीमेंट सीधी सी बात है, साझेदारी, ठीक है, या साझा, साझा बोल सकते हैं इसे, हिंदी में तो साझा ही होता है। या हमारे बीच में कोई प्रॉमिस हो जाना है, एग्रीमेंट हो जाना। लेकिन प्रॉमिस से सिर्फ क्या बात बन जाएगी? मतलब सर सिर्फ प्रॉमिस से बात नहीं बनेगी। देखो जरा ध्यान से, एक तो ओरल एग्रीमेंट हो सकता है और एक रिटन एग्रीमेंट हो सकता है। ओरल मतलब ए बी सी के बीच में, इन तीनों के बीच में बस ऐसे ही इन्होंने सोचा, कभी बैठे हुए थे फ्रेंड सर्कल में कि भाई चलो हम एक बिजनेस करते हैं और ऐसे ऐसे ये कंडीशन रहेंगी, ये हमारे रूल्स रहेंगे। उन्होंने बातचीत कर ली, सिर्फ मुंह ज़बानी उन्होंने याद रखी, सब चीज़ों को माइंड में रखा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ दिन बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट से डिस्प्यूट, विवाद अगर इनके बीच में खड़ा होता है, तो वो ख़त्म कैसे होगा? ए कहने लगेगा भाई मैंने ये बात वो वैसे कही थी, लेकिन बी कहेगा नहीं ये मैंने ऐसे कही थी, तो उसमें बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा। तो बेटर रहेगा कि आप रिटन एग्रीमेंट करके रखो। रिटन में ये है कि आप क्या करोगे, एक पर्चा लोगे और उसमें कुछ अपनी शर्तें लिख लोगे, उसमें आप अपनी कुछ शर्तें लिख लोगे, उसमें अपनी कुछ लाइबिलिटीज ड्यूटीज वो सारी चीज़ लिख करके रखोगे, जिसे हम क्या कहेंगे? रिटन डॉक्यूमेंट। लेकिन रिटन डॉक्यूमेंट को टेक्निकल फॉर्म में हम जो कहेंगे वो नाम होता है उसका पार्टनरशिप डीड। क्या होता है उसका नाम? पार्टनरशिप डीड। ये जो होगी, ये जो मैंने आपको समझाई है अभी, ये पार्टनरशिप डीड के नाम से जानी जाएगी। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या है या कैसे बनती है। फिलहाल आप ये ध्यान रखो कि एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट इसकी विशेष चीज़ है। और एग्रीमेंट दो प्रकार का हो सकता है, ओरल एग्रीमेंट हो सकता है और एक रिटन एग्रीमेंट हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट को क्या भी कहते हैं हम? पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक के पॉइंट? ठीक है सर। अब तीसरा पॉइंट हमें जो देखना है, अब मेरे जो माइंड में आ रहा है वो देख लेते हैं जरा, पहले उसे कराना है या और कोई सा, बिकॉज इसमें जो इम्पोर्टेंट है पहले उसे देख लेते हैं। फीचर्स टीचर बेटा अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पहले लेकिन इसमें आ रहा है लॉफुल बिजनेस। हम बुक की अगर सहायता लें तो उसमें लिखा हुआ आ रहा है लॉफुल बिजनेस, लेकिन सिर्फ इस पॉइंट में ये एक लॉफुल बिजनेस के लिए ही इन्होंने पॉइंट नहीं रखा। इन्होंने पॉइंट रखे हैं दो चीज़ों के लिए। पहला ये कि बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, मतलब ये सीधी सी बात कि जब आपने कोई पार्टनरशिप फॉर्म तैयार करी है, आपने कोई पार्टनरशिप फॉर्म तैयार करी है, तो डीड में या एग्रीमेंट में आपने लिख दिया कि हमारे बिजनेस का नेचर ये होगा। इस पॉइंट को ऐसे समझो, नेचर ऑफ बिजनेस। मैंने कहा कि मेरे नेचर बिजनेस का जो है वो ये है। मान लो पर्टिकुलर काम की मुझे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में स्टार्ट कर रहा हूँ, या मैं कहने लगूँ कि मैं कुछ प्रोडक्ट सेल परचेज करने के लिए एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपकी तैयार कर रहा हूँ, XYZ, उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने वो बिजनेस का जो नेचर है उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें प्लस करी और मैं अनलॉफुल उसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब जैसे स्मगलिंग का काम होता है या ड्रग्स वगैरह मैं वहाँ पर बेचने लग जाऊँ। कर रहा था मैं फार्मास्यूटिकल्स थी हमारी कंपनी है कि या मैं क्या दूँ मेडिसिन वगैरह काम, लेकिन मैंने कुछ उसमें ड्रग्स और मेडिसिन ऐसी यूज़ करनी शुरू कर दी जो गवर्नमेंट ने बैन करी हुई हैं या गवर्नमेंट ने उनके लिए मना करा हुआ है, तो वो फिर मेरा बिजनेस क्या हो जाएगा? अनलॉफुल हो जाएगा। और अनलॉफुल बिजनेस का जो है होना सही नहीं है सोसाइटीज़ में भी,
और आपके कल्चर वगैरह के लिए भी, तो इसलिए गवर्नमेंट उसे मना भी करती है और हम पार्टनरशिप में उसे रख भी नहीं सकते। ठीक है, एक पॉइंट तो ये था इसमें लॉफुल बिजनेस का, और इसी के साथ साथ एक पॉइंट और भी है इसमें, और वो बिजनेस वो जो पॉइंट है आपका, सॉरी गाइस, वो है एनजीओज का या एनपीओ का, कि आपको एक तो अनलॉफुल बिजनेस नहीं रखना है, ये तो लॉफुल है, अनलॉफुल बिजनेस नहीं रखना है और एनपीओ नहीं रखना है। ठीक है, तो इसे भी चलो पॉइंट ऐसे लिख देते हैं, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, या इलीगल नहीं होना चाहिए, या फिर एनपीओ नहीं होना चाहिए। एनपीओ का मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपकी नहीं होनी चाहिए। अभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सीधी सी बात ये समझो, लाइक आपके हॉस्पिटल, स्कूल्स, चैरिटेबल ट्रस्ट या कोई भी सोशल वेलफेयर के लिए आपने कोई बिजनेस करा हुआ है, ऐसा बिजनेस जो प्रॉफिट कमाने के लिए ना हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, नॉन प्रॉफिट बिजनेस हो गया, तो ऐसा बिजनेस भी आप पार्टनरशिप में नहीं रख सकते। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमने कवर करे। फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, और फोर्थ पॉइंट हमने जो दिया हुआ है वो है आपका प्रॉफिट शेयरिंग। क्या है वो पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग का पॉइंट है। अब प्रॉफिट शेयरिंग का पॉइंट क्या है, सीधी सी बात, इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर, प्रॉफिट, दूसरी जगह इन्होंने लिख दिया शेयरिंग, मतलब प्रॉफिट तो होगा। ठीक है, ऊपर हमने बात देखी थी यहाँ पे, टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस होगा तो प्रॉफिट भी होगा, लेकिन प्रॉफिट को शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं है कि आप साल के साल कमाते रहो, उसे डिस्ट्रीब्यूट ना करो, उसका विभाजन ना करो, ये चीज़ गलत है। आपको जो प्रॉफिट होगा उसे आपको शेयर भी करना पड़ेगा। अब शेयर कैसे करना पड़ेगा वो डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, यहाँ पर समझो इस चीज़ को, लाइक मैंने कहा कि ए को 30% मिलेगा, बी को 50% मिलेगा, और बाकी बचा हुआ किसको मिलने वाला है, सी को मिलने वाला है, जो आपका होगा 20%। ठीक है, ये मैंने अभी परसेंटेज की फॉर्म में रखा है, रेशियो की फॉर्म में नहीं रखा। लेकिन अब परसेंटेज से अगर हम रेशियो बनाने की कोशिश करें तो देखो आप जरा, इसका 3:5:2 निकल करके आ गया रेशियो इनका। तो टोटल जो होगा इसका कितना होगा, इनका टोटल बैठ रहा था 100, परसेंटेज की फॉर्म में, परसेंटेज हम किसे मानकर चलते हैं, 100 को मानकर चलते हैं। तो ऐसे ही रेशियो की फॉर्म में अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो में इनका जो टोटल होगा जो कि है 10, वो 10 मतलब प्रॉफिट्स, मतलब प्रॉफिट के 10 हिस्से करे जाएंगे, प्रॉफिट के 10 हिस्से करे जाएंगे, उसमें से 3 हिस्से ए के होंगे, 5 हिस्से बी के होंगे और 2 हिस्से सी के होंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि 10 रुपये हैं, 10 रुपये में से 3 रुपये किसको मिल जाएंगे, ए को मिल जाएंगे, बी को मिल जाएंगे 5 रुपये, और बाकी बचे हुए 2 को मिल जाएंगे। ऐसे हम कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन इसे कोई आप सर्टेन मत समझ लेना, ये बस जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है और बाकी कुछ नहीं था। ठीक है, अब इनके बीच में ऐसा भी नहीं है कि रेशियो ऐसा ही हो कि किसी का ज़्यादा किसी कम, इक्वल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उन्होंने पार्टनरशिप डीड में कैसे लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आज की क्लास का वो है आपका सबसे बड़ा पॉइंट, जो कि मैंने आपको यहाँ भी समझाया था कि कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको डेफिनेशन में भी क्लियर करा था, दोबारा समझा देता हूँ। कैरिड ऑन का मतलब चलाना, ठीक है, किसी भी बिजनेस को चलाना, और वो या तो सबके द्वारा चलाया जा रहा हो बाय ऑल, या फिर वो किसी एक के द्वारा चलाया जा रहा हो, एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक, देम का मतलब उनमें से कोई एक, एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल, लेकिन वो जो जिम्मेदार होंगे वो सबके सब होंगे। कोई भी एक बंदा काम करे या सारे बंदे काम करें, प्रॉफिट होगा तो सबके लिए होगा, लॉस होगा तो सबके लिए होगा। तो एक्टिंग का मतलब रेस्पॉन्सिबल, सी बात, यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझनी है। तो डेफिनेशन हमने कवर करी आज की क्लास का, बहुत 1 से 2 मिनट में बस रिविजन फटाफट से। क्या क्या देखा हमने पार्टनरशिप अकाउंट्स फंडामेंटल में, कि सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, एक संबंध है बिटवीन द पर्सन, व्यक्तियों के बीच में, हु हैव एग्रीड, जो सहमत हुए हों, टू शेयर, बांटने के लिए, प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट, किसी भी बिजनेस का नहीं, एक बिजनेस का प्रॉफिट। अब बिजनेस वो होता है जिसमें प्रॉफिट हो, ठीक है, बिजनेस का प्रॉफिट, दैट इज कैरिड ऑन, जो चलाया जा रहा हो, बाय ऑल, सभी के द्वारा, और एनी वन ऑफ देम, या किसी एक के द्वारा, लेकिन एक्टिंग फॉर ऑल होगी, जिम्मेदार सब होंगे, एक्टिंग के लिए उसके लिए जिम्मेदार सब होंगे। फीचर्स हमने पढ़े थे 5 पॉइंट, उसमें सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा 2 और मोर पर्सन। 2 और मोर पर्सन का मतलब है कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए। और इसमें हमने बेसिकली 3 पॉइंट कवर करे थे कि माइनर नहीं होना चाहिए वो बंदा, अनसाउंड माइंड पर्सन नहीं होना चाहिए वो बंदा, और अनडिस्क्वालीफाइड बंदा नहीं होना चाहिए वो।
सेकंड फिर हमने पढ़ा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हमारा दो तरीके से हो सकता है, ओरल और रिटन। रिटन एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, पॉइंट नंबर 3 पे आ गए हम। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, और एनपीओ से रिलेटेड कुछ ऐसा एक्टिविटी आप वहाँ पर ना कर रहे हो, अदरवाइज आपका वो जो फॉर्म है बिजनेस की, पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग में। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब था कि प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट है तो फिर उसका शेयरिंग भी होना चाहिए। अब शेयरिंग कैसे होगी वो डिपेंड करती है उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ हुआ है रेशियो पर, ठीक है। रेशियो मतलब जैसे परसेंटेज की फॉर्म में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रॉफिट को, ऐसे में रेशियो की फॉर्म में भी कर सकते हैं। रेशियो डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या एग्रीमेंट करा हुआ है, या फिर इक्वल भी उनका हो सकता है। पॉइंट नंबर 5 के बाद लास्ट पॉइंट, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये मैं आपको काफ़ी बार समझा चुका हूँ, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होंगी जो भी अब तक कराई है हमने। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, घंटी भी दबा लो भाई, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोस मिलने वाली हैं डेली, आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पर हूँ। कोशिश ये रहेगी कि आपको डेली एक वीडियो ज़रूर मिल जाए, कि आपको ऐसा लगे कि हमारे लेक्चर्स डेली चल रहे हैं, ठीक है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जैसा कि लॉकडाउन चल ही रहा है, पढ़ते रहें। ओके गाइस, थैंक यू।